वांगलिन नदी से बाहर निकला और रात में धीरे धीरे चलने लगा। दोनों सार्जेंट उसके पीछे पीछे चल रहे थे। दोनों सार्जेंटों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में उलझन देखी। उनके विचार में वांगलिन ने ज्यादातर समय शहर में टहलते हुए और फिर नदी को एक तक देखते हुए बिताया था। आसमान अब अंधेरा हो चुका था, लेकिन वह व्यक्ति अभी भी धीरे धीरे सड़क पर चल रहा था। रात के समय हांग सिटी रोशनी से जगमगा रही थी, मानो वह रात विहीन शहर हो। वांगलिन धीरे धीरे सड़क पर चल रहा था। उसकी नज़र दूर एक अंधेरे इलाके पर पड़ी। वहां कई बड़ी बड़ी इमारतें थीं और पूरे इलाके में एक निराशाजनक माहौल था। यह ऑरा डेथ और रिजेंटमेंट से भरा हुआ था। एक सार्जेंट ने वांगलिन की निगाह का अनुसरण किया और फुसफुसाया, यह कैपिटल की 4 ग्रेट प्रिजन्स में से एक है। हॉन्ग प्रिजन। हॉन्ग प्रिजन। वांगलिन ने सिर हिलाया। सार्जेंट ने समझाया, हॉन्ग प्रिजन अपराधियों से भरी हुई है और उसकी सुरक्षा कड़ी है। बिना टोकन के किसी का अंदर आना जाना नामुमकिन है। वांगलिन ने इस हॉन्ग प्रिजन को ध्यान से देखा। उसने पहले भी उस जगह पर ध्यान दिया था, क्योंकि वहां मोह लिहाई से कमजोर नहीं, कई शक्तिशाली डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज मौजूद थीं। कुछ देर सोचने के बाद वांगलिन मो मैंशन की ओर चल पड़ा। मो मैंशन लौटकर वांगलिन सीधे मोलिहाई के घर गया। मोलिहाई कल्टीवेशन कर रहा था और जब वांगलिन ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें खुल गईं। मैं हॉन्ग प्रिजन जाना चाहता हूँ। क्या भाई मो के पास कोई रास्ता है? मोलिहाई चौंक गया। उसने वांगलिन की तरफ देखा, पर वजह नहीं पूछी, बल्कि कुछ देर सोचने के बाद बोला, कुछ मुश्किलें तो हैं। वांगलिन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, तो फिर भूल जाओ। मोलिहाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप वहां कब तक रहना चाहते हैं? वांगलिन ने कहा, लगभग 1 महीना। मोलिहाई की आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने कहा, कल्टीवेटिंग? वांगलिन ने मोलिहाई की ओर सिर हिलाया और कहा, मुझे अपना स्पेल सिखाने के लिए किल करनी होगी, और अगर मैं यहाँ शहर में ऐसा करूंगा तो बेवजह परेशानी होगी। इसके साथ ही वांगलिन ने आगे कहा, अगर मैं सक्सेस हो गया तो तुम्हारी मदद करने की मेरी क्षमता इंक्रीज जाएगी। मो लिहाई खड़े हुए। फिर उन्होंने वांगलिन को घूरते हुए शब्दशः पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? वांगलिन ने बिना समय गंवाए हाथ हिलाया और स्लॉटर एनर्जी की 5 लड़ियां प्रकट हुईं। उन्होंने 5 ड्रैगन का रूप धारण किया और बिजली की तरह मोलिहाई की ओर टूट पड़े। मोलिहाई हंसा और एक पंच मारा। हवा में जोर की आवाज आई और 5 ड्रैगन गिर पड़े। हालांकि मोलिहाई की मुस्कान गायब हो गई और उसने 3 कदम पीछे हटने से पहले एक अजीब सा भाव प्रकट किया। बिखरी हुई ग्रे गैस 5 ड्रैगन में बदल गई और एक घनी स्लॉटर ऑरा फैल गई, जिसने तुरंत पूरे मो मैंशन को घेर लिया। मैंशन के अंदर मौजूद सभी सोल्जर यह देखकर घबरा गए और दौड़कर वहां पहुंच गए। उसी समय स्लॉटर एनर्जी की ये 5 लड़ियां मो लिहाई पर टूट पड़ीं। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने एक और मुक्का मारा। स्लॉटर एनर्जी की 5 लड़ियां उसके मुक्के से बच निकलीं और उसकी छाती पर निशाना साधा। स्लॉटर एनर्जी अचानक पास आ गई, लेकिन मो लिहाई के शरीर से 7 इंच दूर एक इनविजिबल फोर्स द्वारा उसे रोक दिया गया और पीछे धकेल दिया गया। फिर भी मो लिहाई के सामने डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी की स्क्रीन भी हिंसक रूप से हिल गई। वांगलिन ने धीरे से कहा, अगर मेरे पास 1000 से अधिक बाल होते तो क्या आप फिर भी इसे इतनी आसानी से रोक सकते थे? मो लिहाई की आंखें चमक उठीं। ये पहली बार नहीं था जब उसने स्लॉटर एनर्जी देखी थी। पिछली 2 बार की तुलना में इस बार यह कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। उसने दृढ़ता से कहा, 1 महीना मेरे लिए बहुत लंबा है, लेकिन 7 दिन कोई समस्या नहीं है। हॉन्ग प्रिजन में हजारों अपराधी हैं, इसलिए तुम्हारे लिए कल्टीवेशन करने के लिए 7 दिन पर्याप्त होंगे। मेरा इंतजार करो, मैं 3 दिन में तुम्हारे लिए एंट्री लेटर लेकर आऊंगा। वांगलिन ने सिर हिलाया और फिर कमरे से बाहर चला गया। मो लिहाई ने सोच में डूबे हुए भाव प्रकट किए। काफी देर बाद वह बुदबुदाया, मैं इस वांगलिन को कम नहीं आंक सकता। लगता है उस 13 की जान के बदले उसकी मदद करना ही सही था। उस हथेली की शक्ति को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ उन ग्रे गैस के रेशों की शक्ति, जो किलिंग इंटेंट से भरी है, बेहद असामान्य है। सिर्फ 5 रेशों से, जो पूरी शक्ति से भी कम है, वह मेरे डिमोनिक आर्मर को हिला सकता है। यह कुछ डिमोनिक सोर्स से भी ज्यादा तेज है। हालांकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। उस ग्रे गैस में कुछ रहस्यमयी बात है जो मेरे शरीर की लाइफ फोर्स को प्रभावित कर सकती है। अगर उस ग्रे गैस के 1000 से ज्यादा रेशे होते तो यह बहुत खतरनाक होता।
बेहतर यही है कि वांग लिन से दुश्मनी न की जाए और अपने मौजूदा रिश्ते को बनाए रखा जाए। कमरे से बाहर निकलने और वांग लिन को होंग प्रिजन तक पहुंचाने की कोशिश करने से पहले उसने थोड़ा सोचा। वांग लिन अपने कमरे में वापस नहीं लौटा, बल्कि आंगन में लोटस पोजीशन बैठ गया। हालांकि आसपास का माहौल पूरी तरह शांत था, फिर भी उसके कानों में हल्का हल्का जिदर म्यूजिक गूंज रहा था। यद्यपि यह जिदर म्यूजिक धीमा था, फिर भी इसका अपना अनूठा आकर्षण था जो लुप्त नहीं हुआ। वांग लिन ने आज रात कल्टीवेशन नहीं की। उसने सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट के बारे में सोचा भी नहीं। वह बस चुपचाप तारों की रोशनी में बैठा रहा, सुनता रहा, अपने दिल में बज रहे जिथर म्यूजिक को। चांदनी में उसकी आकृति की एक लंबी परछाई बन रही थी। यह परछाई बेहद धुंधली लग रही थी, मात्र एक अकेली छाया। एंशियंट डेमन सिटी से लाई गई हाई क्वालिटी वाली वाइन का एक जार वांग लिन के बगल में रखा था। वह कभी कभी जार उठाकर पी लेता था। उसकी परछाई का अंधकार धीरे धीरे उसके शरीर पर असर डालने लगा और उसका अकेलापन उसके तन मन पर छाई चांदनी में घुल मिल गया। मैं वांग लिन ने 16 साल की उम्र में दांव सीखना शुरू किया था, लेकिन मैं कब का भूल गया हूं कि मैंने कितने समय तक कल्टीवेट की है। वांग लिन ने घड़ा उठाया और जोर से उछला। वाइन उसके मुंह के कोने से रिसकर उसके कपड़ों पर टपकने लगी। वांग लिन ने आकाश में तारों की रोशनी को देखा और अकेलेपन का आभास प्रकट किया। कल्टीवेटर्स हेवेंस के अगेंस्ट चलते हैं और उन्हें सदैव अकेले रहना ही पड़ता है। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन वांग लिन को अभी भी जीतर म्यूजिक की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। उसने अपने मुंह के कोने से शराब पोंछी और बुदबुदाया। जीवन भर अकेलापन दांव की तलाश करने का दिल देता है, लेकिन कितने लोग इस अकेलेपन के एहसास का सच्चा आनंद ले पाते हैं। इस शराब की तरह मुंह में जाते ही तीखी लगती है, लेकिन शरीर में जाते ही गर्माहट में बदल जाती है। तारों और चांदनी की रोशनी में एक अकेला साया शराब पी रहा था और जीवन पर विचार कर रहा था। मुझे नहीं पता कि जिन कल्टीवेटर्स ने 10,000 वर्षों से भी ज्यादा समय तक कल्टीवेशन की है, उन्होंने उन 10,000 वर्षों को कैसे सहन किया। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर किसी में जरा सी भी भावना नहीं है, तो वह केवल अपने सेल्फ क्रिएटेड दांव की ही कल्टीवेशन कर रहा है, हेवन के दांव की नहीं। हेवेंस और अर्थ अमानवीय हैं। कल्टीवेशन का अर्थ है हेवेंस के अगेंस्ट जाना। लेकिन यदि कोई कल्टीवेटर हार्टलेस भी है, तो वह भी अमानवीय है। हेवेंस के अमानवीय दांव की कल्टीवेशन के लिए अमानवीय हार्ट का उपयोग करना हेवेंस के अगेंस्ट जाना कैसे माना जा सकता है? यह तो केवल हेवेंस की इच्छा का पालन करना है। एंशिएंट टाइम्स से जो लोग हेवेंस की इच्छा का पालन करते थे, उन्हें हेवेंस का फेवर प्राप्त होता था, लेकिन वास्तव में वे केवल कीड़े मकोड़े थे। मेरा दांव हेवेंस की इच्छा का पालन नहीं करता। मैं हेवेंस के विरुद्ध चलने के लिए अपने हार्ट का अनुसरण करता हूँ। मैं इमॉर्टल होना नहीं चाहता। मैं कीट इंसेक्ट्स की अपनी स्थिति से मुक्ति चाहता हूँ। विद्रोह का यही अर्थ है। वांग लिन ने झार की सारी शराब एक ही घूंट में पी ली और फिर उसे फेंक दिया। जार नीचे गिरते ही टूट गया। तभी वांग लिन ने अपनी भौहों के बीच हाथ लगाया और एक तरफ झुक गया। उसकी आंखों का उदासीपन धीरे धीरे गायब हो गया। चांदनी धीरे धीरे गायब हो गई और सूरज धीरे धीरे उग आया। जैसे ही वांग लिन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, आज रात वह नशे में था। वह शराब और भावना से नशे में था। जिस क्षण वह जागा, पिछली रात जो कुछ भी हुआ था, वह उसके हार्ट में गहराई से दफन हो चुका था और ऐसी जगह पर बंद था जिसे छुआ नहीं जा सकता था। 3 दिन का समय पलक झपकते ही बीत गया। उन 3 दिनों में वांग लिन ने कल्टीवेशन नहीं की, बल्कि वह हर सुबह मो मैंशन से निकलकर नदी के किनारे उस क्षण का इंतजार करता जब जिधर म्यूजिक बजता। वह उदास जिदर म्यूजिक उसके मन में बहता रहा, उन सील मेमोरीज को भेदता हुआ उसके हार्ट में गहराई तक प्रवेश करता रहा। जिदर म्यूजिक सुनते हुए और सार्जेंट द्वारा लाई गई शराब पीते हुए वांग लिन उस क्षण में पूरी तरह से डूब गया और उसे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। नाव पर बैठी उस महिला को पता ही नहीं था कि उन 3 दिनों में कोई उसके जिथर म्यूजिक को गंभीरता से सुन रहा था। उसे बस इतना पता था कि जब भी वह उस जगह से गुजरती, उसके दिल की उदासी बढ़ जाती और वह उदासी उसके हाथों में समा जाती और उसके संगीत के जरिए बाहर निकल जाती। इन 3 दिनों के दौरान वांग लिन बहुत शांत था। उसने खुद को संघर्ष और मार-काट से दूर रखा। वह तुओ सैन के खतरे को भूल गया, मो लिहाई के साथ अपने समझौते को भूल गया और असेंडेंट स्टेज तक पहुंचने की अपनी आशा को भी भूल गया। जीथर म्यूजिक और वाइन के साथ
उसने अपने हार्ट के लिए एक छोटा सा बैप्टिज्म अनुभव किया। उसने कभी यह देखने की कोशिश ही नहीं की कि वह औरत कैसी दिखती है। बस उसका फिगर और जिथर संगीत ही काफी था। अगर मो लिहाई ने वांगलिन के होंग प्रिजन में दाखिल होने का मामला पहले ही तय न कर लिया होता, तो वह वहीं बैठकर अपने मन को शुद्ध करता रहता। उसे नहीं पता था कि वह वहां कब तक रुकता। शायद तब तक, जब तक कि जिथर के तार टूट न जाए और उसमें से कोई संगीत न निकले। वांगलिन ने खुद को जीथर म्यूजिक से अलग कर लिया। वह खड़ा हो गया और नाव को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखने लगा। तभी नाव पर बैठी महिला ने अचानक मुड़कर नदी की ओर देखा। हालांकि उसके सामने अभी भी सब कुछ अंधेरा था, फिर भी उसकी आंखों में उस आदमी का चित्र उभर आया जो जा रहा था। महिला के बगल से एक शांत आवाज आई, मिंग जुआन, तुम क्या देख रही हो? जीथर म्यूजिक अचानक बंद हो गया। औरत ने मुड़कर अपना सिर नीचे कर लिया। फिर उसके जेड जैसे हाथ जीथर के तारों के ऊपर तैरने लगे और हल्के से कांपने लगे। उसके लिए उसकी आवाज हेवेंस और एक इरिजिस्टिबल फेट का प्रतिनिधित्व कर रही थी। आपका जिथर म्यूजिक बहुत उदास है, इसलिए मेहमान चाहते हैं कि आप म्यूजिक बदलें। हालांकि आवाज शांत थी, लेकिन यह इस तरह से बोली गई थी कि वह मना नहीं कर सकती थी। महिला ने सोचा और फिर जिथर बजाना शुरू कर दिया। जिथर का संगीत अचानक बसंत ऋतु के मार्च के संगीत में बदल गया और नाव और नदी में एक खुशनुमा ध्वनि गूंज उठी। वेरी गुड। इन द फ्यूचर, प्ले लाइक दिस। पहले वाली आवाज एक बार फिर आई। खुशनुमा संगीत चारों ओर फैल गया। और यद्यपि संगीत आनंदपूर्ण था, यदि कोई ध्यान से सुने तो वह बता सकेगा कि यह आनंदपूर्ण नहीं था, बल्कि एक मौन क्रंदन था। यह चीख उदासी और दर्द से भरी थी। इसे बयां करने का सबसे अच्छा तरीका एक बनावटी मुस्कान थी। म्यूजिक धीरे धीरे नाव में गूंज रहा था और हंसी की आवाज से मेल खा रहा था, लेकिन वह कभी भी उससे घुल मिल नहीं पा रहा था। इस बनावटी मुस्कान के पीछे एक गहरी कड़वाहट छिपी थी। यह कड़वाहट जिथर म्यूजिक में बहुत अच्छी तरह छिपी हुई थी, और मिंग जुआन जानती थी कि उसके अलावा कोई भी इसे समझ नहीं सकता। जैसे जैसे नाव बहती गई, म्यूजिक भी बहता गया और पीछे रह गई सिर्फ नाव से पैदा हुई लहरें। ये लहरें धीरे धीरे नदी के दोनों किनारों तक फैल गईं। गहरी उदासी के साथ खुशनुमा संगीत वांगलिन के कानों में गूंज उठा। एक पल के लिए वह रुक गया, लेकिन पलटा नहीं और चलता रहा। अभी आधी रात नहीं हुई थी, लेकिन पूरा चांद आसमान में लटका हुआ था और चांदनी ने स्काई डेमन सिटी को एक पतली रेशमी चादर की तरह ढक रखा था। मोमैंशन के बाहर दो आकृतियां प्रकट हुईं और दोनों धुएं के एक चमक में गायब हो गईं। वे होंग प्रिजन की ओर दौड़ पड़े। दोनों बहुत तेज गति से हांग शहर की विभिन्न इमारतों और सड़कों के ऊपर से उड़ते हुए जल्द ही होंग प्रिजन के बाहर पहुंच गए। दूर से देखने पर इस स्थान पर किलिंग इंटेंट और रिजेंटमेंट था। यह रात के आकाश में जलती हुई डिमोनिक फ्लेम की तरह था। मो हवेली के दो लोग होंग प्रिजन के बाहर प्रकट हुए। ये दोनों थे मो लिहाई और वांगलिन। जैसे ही वे दोनों प्रकट हुए, उनके सामने का विशाल काला लोहे का दरवाजा अचानक एक छोटी सी दरार से खुल गया। एक गंभीर सा दिखने वाला कुबड़ा आदमी उस दरार से बाहर निकला। उसने उन दोनों को देखा और वांगलिन कहे हाथ हिलाकर वापस अंदर चला गया। वांगलिन की आंखें अनायास ही सिकुड़ गईं। उस गंभीर दिखने वाले व्यक्ति का कल्टीवेशन लेवल मो लिहाई के समान ही था। उन दोनों की कल्टीवेशन लेट स्टेज के सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स के बराबर थी। मो लिहाई ने एक कदम आगे बढ़ाया और बिजली की तरह उस दरार से निकल गया। वांगलिन लापरवाही से उसके पीछे पीछे चला गया। गंभीर दिखने वाले कुबड़े आदमी ने वांगलिन की जांच की और पूछा, क्या यह वह व्यक्ति है जिसके बारे में भाई मो ने बात की थी? मो लिहाई ने सिर हिलाया और कहा, वह है। बाकी सब ब्रदर जू पर निर्भर करेगा। जू नाम के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, आप जा सकते हैं, मैं उसे अंदर ले जाऊंगा। मो लिहाई वांगलिन के पास पहुंचे और फुसफुसाए, ब्रदर वांग, अपना ध्यान रखना। मुझे आशा है कि तुम्हारी कल्टीवेशन सफल होगी। यह कहकर वह एक कदम आगे बढ़े और गायब हो गए। जू नाम के व्यक्ति ने वांगलिन को देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वांगलिन। वांगलिन की आवाज बहुत शांत थी। जू नाम का वह आदमी ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस पलटा और होंग प्रिजन में चला गया। वांगलिन उसके पीछे पीछे चल रहा था और उसके कदम बहुत स्थिर थे। जैसे जैसे वे अंदर जाते, किलिंग इंटेंट उतना ही गहरा होता जाता।